हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पॉलिटिकल साइंस के थर्ड चैप्टर को देखेंगे। इसका तीसरा लेक्चर है हमारा। और दूसरे लेक्चर में हमने देखा था 9/11 की घटना, इराक पर अमेरिकी हमला। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अमेरिका इतना ज़्यादा ताकतवर क्यों, अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटा जाए। आज हम देखेंगे अमेरिका का ढांचागत वर्चस्व कि किस प्रकार अमेरिका ने अपना दबदबा बनाए हुआ ढांचागत वर्चस्व, किस प्रकार अमेरिका का पूरे वर्ल्ड पे उसका वर्चस्व जमाया हुआ है। ठीक है जी, देखिए इसमें पहला पॉइंट है वर्चस्व का ढांचागत ताकत का अर्थ अर्थव्यवस्था, मेन किसका, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। मतलब उसको जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो है उसकी इतनी मजबूत है जिसके कारण पूरे विश्व पे क्या है, उसका दबदबा बना हुआ है। हमने देखा था इसके सेकंड लेक्चर में भी कि सैनिक शक्ति भी उसका क्या है, दबदबा। सैनिक शक्ति का दबदबा होना मतलब उसके पास आर्थिक स्थिति मजबूत होना। जब तक हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगा तब तक हम कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अदर देशों को देखिए, अगर बाय द वे किसी रीजन से वो पीछे है उससे, तो यही रीजन है कि अर्थव्यवस्था में क्या है, उसकी थोड़ी कमी है, इस वजह से वो पीछे। सेकेंड पॉइंट है आपका कि अमेरिका आर्थिक रूप से दुनिया में सबसे ताकतवर है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका का वर्चस्व है। इस ढांचागत वर्चस्व का अर्थ समझें तो इसकी झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने की अमेरिकी भूमिका से मिलती है। कि अगर देखा जाए सार्वजनिक वस्तुएं कौन मुहैया कराता है, तो अमेरिका ही अलग अलग देशों को मुहैया कराता है सार्वजनिक वस्तुएं। अब बात ये आती है कि सार्वजनिक वस्तुएं होती क्या हैं। तो देखिए हम देखेंगे कि सार्वजनिक वस्तुएं होती क्या है, ऐसी चीज़ जिसका उपयोग कोई एक करे तो दूसरे को उपलब्ध इसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी ना हो। कि मतलब ऐसी वस्तु हो जिसको मतलब एक उपयोग करे तो दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, ना आए। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि वायु और दूसरा है सड़क। कि वायु ऐसी, सड़क ऐसा कि मतलब अगर बाय द वे एक दूसरा वायु है, जैसे मैंने पहले वायु को लेंगे, हवा है, अगर हवा हम यूज कर रहे तो ऐसा नहीं कि दूसरे को क्या है, प्रॉब्लम है। लेकिन उसको भी अगर सही तरीके से देखा जाए तो उसको भी मुहैया करना, मतलब बांट देना, सड़कों में डिवाइड कर देना, एरिया डिवाइड करना, ये सारा काम किसका है, अलग अलग देशों का। इतना से इतने तक इसका एरिया, उसका ये किसका काम है, ये अमेरिका का वर्चस्व है, तो इसलिए अमेरिका का ये काम है। अभी आगे इसको और अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। जैसे देखिए लिखा है आपका SLOC, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, समुद्री व्यापार मार्ग। इसको तो आसानी से समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए समुद्र में भी कहा जाता है कि कुछ कुछ एरिया क्या है, डिवाइड है, कि इंडिया का कहाँ तक एरिया है, समुद्री व्यापार मार्ग वहाँ कहाँ से किस तरीके से जा सकता है, कहाँ तक एरिया है वो अपनी जहाज शिप वगैरह भेज सकता है, ऐसा नहीं उसकी मर्जी कहीं भी भेज दे। इसी तरह हर देशों का क्या है, डिवाइड है। देखिए लिखा है वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया उदाहरण है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का मतलब डेवलपमेंट के में देखेंगे सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, यही है समुद्री मार्ग, व्यापार मार्ग। कि किस प्रकार एक देश से दूसरे देशों के करके हर क्षेत्रों में सभी को क्या किया गया है, डिवाइड करके ये मार्ग दिया गया है। जैसे देखिए लिखा है कि LOC का SLOC का इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं। ठीक है, मुक्त व्यापार इनके बिना संभव नहीं है, और इनके बिना क्या था, मुक्त व्यापार संभव नहीं है। दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्ग पर आवाजाही के नियम को तय करता है। कि मतलब हमको किस तरीके से जाना, आवाजाही का नियम कौन तय करता है, दबदबा वाला देश, नौसेना, जिनके पास नौसेना की ताकत हो, समुद्री व्यापार के मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है। इस समय तो अमेरिका तय करता है, लेकिन अगर इसी को देखा जाए कि पुराने टाइम में, जैसे पिछले टाइम जब हम आज़ाद नहीं थे, उस समय किसका दबदबा था, तो ब्रिटेन का हर जगह पे क्या था, दबदबा था। तो ब्रिटेन इन सब चीज़ों का फैसला लेता था क्योंकि उनके पास नौसेना थी, समुद्री व्यापार मार्ग वगैरह पे उन्हीं का अधिकार सबसे ज़्यादा था, और वो डिवाइड करते थे क्योंकि उस समय एक शक्तिशाली देश के रूप में ब्रिटिश था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पॉइंट दिया है आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध में जो हमारा था, दूसरे विश्व युद्ध से पहले यह काम ब्रिटिश नौसेना
करती थी। ब्रिटिश नौसेना का ये अधिकार था और इस कार्य को कौन करता था, क्यों करती थी? क्योंकि आप देखोगे अगर ब्रिटिश की हिस्ट्री उठा के तो पूरे वर्ल्ड पे, समूचे वर्ल्ड पे कहीं ना कहीं इन्हीं ब्रिटिश का ही क्या था, दबदबा था। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ तक आप देखिए ऑस्ट्रेलिया आज भी, न्यूजीलैंड का जो द्वीप ये इन्होंने ही ढूंढ के निकाला कि ये न्यूजीलैंड, ये नाम इन्होंने ही दिया है। तो मतलब हर जगह जैसे वियतनाम हो गया, भारत हो गया, इंडिया हो गया, ज़्यादातर दबदबा इसी, ज़्यादातर क्या ब्रिटिश का था ही पूरे वर्ल्ड। तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस समय क्या हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यह काम ब्रिटिश सेना, नौसेना करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति दुनिया के लगभग सभी महासागरों में है। अमेरिकी नौसेना की इसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तो खैर ब्रिटिश का था, इसी तरीके से कहा जाता है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, उसके बाद जब अमेरिका एक नौशक्ति बन के, मतलब एक दबदबा जब बनता है, एक महाशक्ति के रूप में उभरता है, तो उन्होंने हर क्षेत्रों पे अपना अधिकार जमा लिया। इसमें हम देखेंगे नौसेना शक्ति में कि नौसेना की उपस्थिति दुनिया के लगभग सभी महासागरों में किसका है, दबदबा अमेरिका का दबदबा है। वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का एक और उदाहरण हम देखते हैं जिसको कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट भी किसकी देन है, अमेरिका की देन है, जिसको हम यूज करते हैं। इंटरनेट के बारे में आप लोग जानते हैं तो ये भी अमेरिका। इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का एक परिणाम है। मतलब अगर देखा जाए इंटरनेट की खोज करने का, अनुसंधान करने का, तो ये भी श्रेय किसको जाता है, अमेरिका को ही जाता है। यह परियोजना 1950 में शुरू हुई थी। जैसे इंटरनेट वाली जो परियोजना है वो कब शुरू हुई थी, 1950 में शुरू हुई थी। इंटरनेट उपग्रहों के वैश्विक तंत्र पर भी निर्भर है ना। जैसे इंटरनेट देख सकते हैं वैश्विक तंत्र के, वैश्विक लेवल पे भी क्या है, उपग्रहों के माध्यम से जैसे भी हो वो हर जगह क्या है, उपलब्ध है। और ये भी देन किसकी, अमेरिका है। अधिकांश उपग्रह अमेरिका के ही है और जो सैटेलाइट भी है देखा जाए वो सबसे ज़्यादा किसकी है, अमेरिका की ही है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 28% की हिस्सेदारी है। मतलब 28% की हिस्सेदारी किसकी अर्थव्यवस्था में, अमेरिका का ही है। विश्व की अर्थव्यवस्था, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिकी 28% का हिस्सेदारी है और विश्व की अर्थव्यवस्था में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कोई अमेरिकी कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से एक नहीं है। मतलब हर कोई भी कंपनी ले लीजिए जो किसी भी चीज़ में आगे रहने के लिए है ना, तो उसमें अगर मान लीजिए हम देखते हैं कि कोई भी काम है, जैसे मान लीजिए इंटरनेट का तो खैर इसकी देन है। अगर किसी भी क्षेत्र में देखें, जैसे दवा वगैरह के बारे में देख लेते हैं ना, बहुत अच्छा डॉक्टरी के बारे में, दवा के बारे में, तो जैसे 3 कहा गया है कि 3 में एक उसका जरूर, जैसे मान लीजिए अच्छे यूनिवर्सिटी के बारे में देख लीजिए, यूनिवर्सिटी के बारे में, कॉलेजों के बारे में, तो उसमें देखेंगे 3 अगर बहुत अच्छे हैं दूसरे देशों में, तो उसमें एक अमेरिका का नाम है कि भाई एक अमेरिका में भी ये चीज़ बहुत है। दवाइयों के बारे में देख लीजिए, अगर दवा वगैरह के बारे में देखते हैं तो सबसे बढ़िया एक अमेरिका की कंपनी आएगी जो सबसे बढ़िया है, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से डॉक्टर के माध्यम से या एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा, उसमें से एक अमेरिका का वर्चस्व रहेगा ही रहेगा, कि एक अमेरिका का नाम उसमें रहेगा ही रहेगा हर क्षेत्रों में। तो ये है कि अमेरिका का हर जगह क्या है, दबदबा इस प्रकार से बना। अब हम देखेंगे ब्रेटन वुड प्रणाली कि ये क्या होता है। लिखा है, देखिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत से देशों की आर्थिक स्थिति बहुत ही क्या हो गई, खराब हो चुकी थी। इनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यह प्रणाली लाई गई। ये प्रणाली भी अमेरिका के द्वारा लाया गया और क्या हुआ, तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए अदर देशों की। ब्रेटन वुड सिस्टम के तहत अमेरिकी डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बना दिया गया और फिर उसके बाद इसका वर्चस्व इतना धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर उसके अमेरिकी डॉलर बना दिया गया। ब्रेटन वुड प्रणाली लागू होने के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत हो गई। कैसे मजबूत हो गई, क्योंकि उनके द्वारा क्या था, इस विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन को भी क्या किया इन लोगों ने, विकसित किया। इस वजह से इनका दबदबा और भी आगे हो गया। तो ब्रेटन वुड प्रणाली लागू होने के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत हुई। अमेरिका ढांचागत ताकत का एक और उदाहरण है, जैसे MBA वाला कोर्स, जैसे कि MBA के बारे में जानते ही होंगे आप लोग। तो जो ये MBA का भी, जो MBA की जो डिग्री है, जो बिजनेस का है, लिखा है मास्टर ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका भी शुरुआत किसने किया, अमेरिका ने ही किया। और इसने क्या किया, इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में हुई थी और MBA के आरंभिक पाठ्यक्रम 1990 से शुरू हुए थे।
है ना। अमेरिका से बाहर एमबीए के किसी पाठ्यक्रम की शुरुआत सन 1950 में ही जाकर हो सकी। मतलब धीरे धीरे करके इसको इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया गया कि आज भी देखिए पूरे देखा जाए तो वर्ल्ड पे, मतलब देखा जाए एमबीए की डिग्री कितने मायने रखती है। बिजनेस के लिए एमबीए का कोर्स करना ही करना पड़ता है। तो ये भी देन किसकी है? अमेरिका की ही देन है। इस वजह से धीरे धीरे हर क्षेत्रों में अपना वो अमेरिका ने क्या कर लिया? दबदबा बना लिया। अब देखिए सांस्कृतिक वर्चस्व कि किस प्रकार सांस्कृतिक वर्चस्व है। दुनिया भर में अमेरिका का सांस्कृतिक वर्चस्व है। अमेरिका विचारधारा को पूरे विश्व में माना जाता है। मतलब उसकी जो विचार संस्कृति है, कल्चर्स है, उसको हम सब फॉलो करते हैं। जैसे ये संस्कृति में हम लोग, जैसे मान लीजिए हम जो इंग्लिश बोलता है उसके लिए हमारे जो नज़रें होती है वो रिस्पेक्ट से देखती है कि उसको बहुत नॉलेज है जो इंग्लिश बोलता है, और वहीं जो हिंदी बोलता है उसके लिए कोई जो खास वो नहीं होता है। तो ये है हमारी सोच में कि उसकी कल्चर, संस्कृति भी, पहनावा, पोशाक भी, खाने पीने का भी। जैसे अगर कर सकते हैं इंडिया में मान लीजिए लस्सी दूध पहले हुआ करता था, ब्रेकफास्ट वगैरह इन सब चीज़ों से हुआ करता था, ये सब चीज़ें खाया जाता था। लेकिन अब देखा जाए कि बिल्कुल हम पश्चिमी कल्चर्स पे जा, बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, ये सब चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा क्या है पसंद है, इसके तरफ हमारा ज़्यादातर ध्यान है। और पहनावे पोशाके में भी जो यहाँ पे परिधान थे इंडिया के वो अलग हैं और अमेरिका के क्या है आप देख सकते हो। और उसका आज भी हमारे भारत पे भी उसकी स्थिति देख सकते हो कि जो फॉरेन के जो ड्रेस होते हैं उसको पहनने में हम कितना अपने आप को बड़ा समझते हैं और हाई फाई समझते हैं। तो ये विचारधारा का ये हो गया उनकी संस्कृति और विचारधारा। हम माने या ना माने पर अमेरिकी वर्चस्व से हम सभी क्या हैं? प्रभावित हैं। अमेरिकी संस्कृति बहुत लुभावनी है, इसी के कारण यह क्या है? ताकतवर है। हम अमेरिकी संस्कृति के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि अब ये हमें बिल्कुल क्या है सामान्य लगने लगा। अब हमें ये बिल्कुल सामान्य लगने लगता है कि नॉर्मल है ये तो, ठीक है ना। हम कभी पीछे मुड़ के देखते भी हैं तो लगता है कि नहीं नहीं वो सही नहीं था, यही सही है, ठीक है। उदाहरण के लिए नीली जीन्स का महत्व बढ़ा, फिर धीरे धीरे करके जीन्स का इतना ज़्यादा कि जीन्स पहन लो तो वो ज़्यादा पैसे वाला समझ में आता है, और नॉर्मली जो पैंट पहना है उसके लिए भाई उतना ज़्यादा नहीं। तो ये जीन्स को देख सकते हो कि हर जगह जीन्स का वर्चस्व धीरे धीरे क्या हो गया? बढ़ गया। लोगों के रहन सहन में बदलाव आया। अमेरिकी जीवन शैली को आधुनिकता का प्रतीक माना जाने लगा, है ना। जैसे हम भी आज भी कोई भी चीज़ पहनते हैं, अगर देखिए हम फॉरेन का है, अलग कंट्री का है, तो हम अपने को क्या करते हैं? प्राउड महसूस। अगर अमेरिका का है तो और प्राउड महसूस करते हैं, ठीक है। या अमेरिका में जॉब कर रहे हैं तो प्राउड अलग महसूस करते हैं। तो ये सब देख रहा है कि मतलब उनकी संस्कृति को हम किस तरीके से धीरे धीरे हमारे ऊपर वो हॉबी होते जा रहा है और हम उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। इसी तरह हर क्षेत्रों में, हर देशों में। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। कल हम देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। ओके, गुड बाय।